नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। जिन लोगों को अभी मेंस देना है या आगामी वर्षों में मेंस देना है, क्या बिना मेंस दिए कोई सेलेक्ट हो सकता है? तो ये बात कहना ही अपने आप में बहुत अजीब है। कहनी ही नहीं चाहिए कि मेंस देना है। जिनको भी सिलेक्शन लेना है तो मेंस देना ही है। तो जिनको मेंस देना है उनको आंसर राइटिंग करनी होती है। आंसर राइटिंग किए बिना तो कोई मेंस पास कर नहीं पाएगा। कारण ये है कि आंसर आपको लिख के आना है, वही आंसर चेक होने हैं, उन्हीं आंसर से आपको मार्क्स मिलने हैं। अगर आपके आंसर्स आप प्रैक्टिस करके जाएंगे, अच्छे आंसर्स होंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे मेंस दिए, मार्क्स कम आते हैं। तो उसका कारण यही होता है कि पहले से प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। ये भी एक कारण होता है। तो हम लोग आपके लिए एक यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश रहेगी कि 100 दिनों में पूरा जीएस का पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक, जो 4 पेपर पहले के थे और 2 पेपर जो नए आए हैं, उन पर आपको उत्तर लेखन अभ्यास करा दिया जाए। प्रतिदिन 3-4 प्रश्न, 4 प्रश्न हमने इसमें रखा है, आपको दिए जाए, आप लिखें, लिख के उसको ग्रुप में सेंड करें, आपस में एक दूसरे की कॉपी भी देख सकें। और उसके बाद में हम आपको मॉडल आंसर दे दें। मॉडल आंसर के साथ साथ स्ट्रक्चर बता दें, जहाँ पे ज़रूरी हो माइंड मैप भी आपको दे दें, जिससे कि तैयार करना वो आपके लिए आसान हो जाए। और पूरे पाठ्यक्रम का, कंप्लीट सिलेबस का आपका रिवीजन हो जाए। पहले भी हमने ऐसे प्रोग्राम कराए हैं और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। जिन लोगों ने उसमें सीरियसली पार्टिसिपेट किया, एक एक एग्जाम में अगर डेडिकेटेड होकर लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है तो एक एक एग्जाम में आप मानेंगे नहीं, 44 सिलेक्शन हुए हैं। चाहे वो कितने भी कमजोर रहे हों, लोग जिन्होंने मेहनत कर ली है तो उनको रिजल्ट मिला है। कारण ये रहा है कि उन्होंने लगातार प्रयास किया है। तो आप भी अगर ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। और प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण पाठ्यक्रम का जब आपका रिवीजन हो जाएगा तो प्रश्न आएगा कहां से? नहीं डायरेक्टली मिलेगा तो मिलता जुलता प्रश्न मिलेगा। और लिखने की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो टॉपिक आपको, अगर प्री परीक्षा के लेवल पे भी आपने पढ़ा है, टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो आप आसानी से उसको लिख लेते हैं। एक ग्रुप में एंट्री इसलिए जरूरी होती है कि आपस में आप लोग जब एक दूसरे के आंसर देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। पता चला कोई एक किसी सब्जेक्ट का आंसर अच्छा कर रहा है, कोई दूसरा किसी सब्जेक्ट का आंसर कर रहा है, या आपको समझ में कोई एक आंसर नहीं आ रहा है, किसी ने बहुत अच्छा लिख दिया है उसको। तो ऐसे आपका हो सकता है आप लापरवाही करें, अकेले में आप न तैयार ना करें, लेकिन ग्रुप में एक दूसरे को देखते हुए तैयारी हो जाती है, आप तैयार कर लेते हैं। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि आप मोटिवेट भी होते हैं और कई बार आप मजबूरन पढ़ते हैं कि आपको लगता है कि हाँ दूसरा कोई पढ़ रहा है तो आपका मन नहीं भी कर रहा है तब भी आप पढ़ते हैं। तो ये ग्रुप में एंट्री भी दे दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा वो पेपर 5th और 6th जो यूपी स्पेशल है इस पर डिपेंड करेगा। इस पेपर में जो जितना अच्छा स्कोर करेगा, स्कोर करने का इसमें अच्छा स्कोप भी है, इस पेपर में जितना अच्छा स्कोर करेगा उतना अच्छा उसका मार्क्स टोटल में भी आ जाएगा। क्योंकि इस पेपर पे मार्केट में सामग्री बहुत एथेंटिक नहीं है, सामग्री है लेकिन इस पे अभी बहुत अच्छा वर्क नहीं हुआ है। हमारी क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं, चल रही हैं यूट्यूब पे रेगुलर। मैं और अभिषेक सर क्लास ले रहे हैं। अभी हिस्ट्री वो देख रहे हैं, अभी मैं ज्योग्राफी देख रहा हूँ यूपी का, वो चल रहा है। जैसे ये खत्म होगा या इसके पहले दूसरे सब्जेक्ट भी यूपी के चालू हो जाएंगे। तो इन पेपर पे आपको क्लासेस दे दी जाए, नोट्स दे दिया जाए, इस पे भी माइंड मैप दे दिया जाए और प्रैक्टिस करा दी जाए क्वेश्चन आंसर की, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा स्कोरिंग ये रहेगा। जीएस के पहले से लेके छठे पेपर तक, यानी कि फर्स्ट टू सिक्स सारे पेपर कराए जाएं, लेकिन ये जो 5th 6th पेपर है इस पे मैटर नहीं है। इस पे लोगों ने वर्क कम किया है, इस पे क्वेश्चंस भी आपके पास बहुत सारे नहीं है, तो इस पे हम और अच्छे से वर्क कर लें। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल नहीं होंगी सबके लिए, तो जो यहाँ पर स्कोर करेंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि इसका लाभ उठाएं
इस हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप लिमिटेड सीट्स इसमें हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हम भीड़ नहीं करना चाहते हैं। 6307281212 या 7408281211 इस पे मैसेज करिए, ज्वाइन आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लिख देंगे। आप ऐसे लिख दीजिए AWP, तब भी हम समझ जाएंगे। और आपको क्लास देखना हो, ये इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही हम आपको ये सेंड करेंगे, ब्राउज़र आपको मिलेगा, तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, ये मान के चलिए कि आप इसमें देख भी सकते हैं। इसको क्लिक करने पे आपका हमारा YouTube का जो पूरा सेक्शन है वो खुल के आ जाएगा। और आप अगर दूसरी तरफ जाते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल मंगानी है, तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, हमारा ये व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोशिश करिए कि आप अगर खुद कर सकते हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो इस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए। आप इस बार मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, अगली बार देंगे, बिना मेंस दिए तो आपको सिलेक्शन मिलना नहीं है। तो कोशिश करिए कि इसी बार तैयार कर डालिए। आप मेंस दे रहे हैं तो इस बार सिलेक्शन ले लीजिए प्रैक्टिस करके, और अगर नहीं दे रहे हैं तो अगली बार के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये एक इंफॉर्मेशन रही। बाकी हमको आज उत्तर प्रदेश के मृदा के बारे में अध्ययन करना है। उत्तर प्रदेश की मृदा, तो उत्तर प्रदेश की मृदा, भारत की मृदा जो आप पढ़ते हैं कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, लेकिन यूपी जब हम क्षेत्रीय अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजें स्पेशल इसमें हो जाती हैं। जब मृदा के बारे में लिखिए, चाहे वो यूपी में है, चाहे वो उड़ीसा में है, चाहे वो कर्नाटक की मृदा है, मृदा की परिभाषा नहीं बदलेगी। खास करके यहाँ पे बदलता क्या है, यहाँ पे बदल जाता है वितरण। मृदा के लिए मिट्टी शब्द भी यूज किया जाता है। अगर कहीं पर मिट्टी लिख दिया गया है तो भी आप यही समझिएगा। अंग्रेजी में इसको सॉइल कहते हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो मृदा, मिट्टी, कुछ भी एक ही चीज होती है। और मृदा होती क्या है? मृदा अगर बहुत ही सामान्य शब्दों में परिभाषित की जाए तो ठोस, तरल, गैसीय पदार्थों का एक मिश्रण होती है। वास्तव में ये है क्या? एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। और इस मिश्रण में ठोस पदार्थ भी होते हैं, इसमें आपके तरल पदार्थ भी होते हैं, और अगर कोई कहे गैसीय पदार्थ तो बेशक इसमें गैसीय पदार्थ भी होते हैं। भूप्रपटी के सबसे ऊपरी स्तर में ये पाई जाती है। मृदा पाई कहाँ जाती है? जो भूप्रपटी है आपकी, तो भूप्रपटी के सबसे ऊपरी स्तर में, भूप्रपटी में सबसे ऊपर पाई जाती है। और मृदा हमारे लिए इतनी ज्यादा उपयोगी है, जैविक, भौतिक, रासायनिक, एक लंबी प्रक्रिया से बनती है, और इतनी ज्यादा उपयोगी है कि अगर मृदा ना हो तो हम भूखे मर जाएं। मांसाहार वाले कहेंगे कि हम तो बकरी खा लेंगे, हम तो मुर्गा खाते हैं। मुर्गा क्या खाएगा और बकरी क्या खाएगी? दूध पी लेंगे आप कह रहे हैं गाय भैंस का, उनको भी जिंदा रहने के लिए तो कुछ खाना पड़ेगा ना। तो लंबे समय के प्रोसेस से ये मृदा बनी है। इसके जैविक, भौतिक, रासायनिक अलग अलग इसके प्रोसेस हैं, जिनको मिला के विभिन्न प्रक्रियाओं से और एक लंबी अवधि में इसका निर्माण हुआ है। और इतनी उपयोगी है कि इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। मृदा केवल बनती ही नहीं है, मृदा बिगड़ती भी रहती है। जो अपक्षय, अवर्धन के कारक हैं, तो वो कई बार मृदा को विनाश करने का, मृदा के विनाश के लिए जिम्मेदार होते हैं। मृदा की परत दर परत कभी कभी आप देखेंगे उनकी कटाव होती रहती है, कटाव होता है। तो मृदा बनती भी है, बिगड़ती भी है, लेकिन अनवरत ये बनी हुई है, तभी हमारा काम चल रहा है। बात समझ में आ रही है? आप फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी में पढ़ते हैं मृदा, जब भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। तो मृदा निर्माण जो है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। उच्चावच सबसे प्रमुख कारक है। जो पैरेंट मटेरियल है, जिसको आप कहते हैं जनक सामग्री, ये एक प्रमुख कारक है जो इसको प्रभावित करता है। वहां की जलवायु कैसी है जहां पे मृदा पाई जा रही है, वहां पे पानी
वहां पे पाई जाने वाली वनस्पति कैसी है। जलवायु में तो सारी चीजें आ गई, तापमान भी आ गया, वर्षा भी आ गई, है ना, सारी चीजें आ गई। जलवायु एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है, यहाँ पे हम नहीं समझाएंगे, भूगोल में हमने इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, वो क्लासेस आप देखिए। तो ये सारी चीजें इसको प्रभावित करती हैं। वहां पे जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं, जीव जंतुओं का बहुत बड़ा योगदान होता है मृदा के निर्माण में। तो ये मृदा निर्माण प्रक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनसे मृदा निर्माण प्रक्रम प्रभावित होता है। कभी आप लिखिए, फर्स्ट पेपर में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये वो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप मानवीय क्रियाओं को नजरअंदाज कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी भूल होगी। मानवीय क्रियाएं तो आजकल मृदा निर्माण को बहुत बृहद पैमाने पर प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं भाई? हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम जहां पे गड्ढा था उसको पाट रहे हैं, जहां पे सब सही था वहां पे खोद रहे हैं, जहां पे पहाड़ था पहाड़ों को तोड़ रहे हैं। तो वहां की मृदा निर्माण जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो रही है। और इन सबके साथ मृदा निर्माण में कहा जाता है कि ये सारी चीजें हो, लेकिन अगर समय ना मिले तो ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो समय बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा ये जरूरी है। ये एक तो जनरल बात हुई। यहां पे हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है? उत्तर प्रदेश की मृदाएं। तो ये तो फर्स्ट पेपर की बात हुई, मृदा किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो उसको पढ़ेंगे। अब हमको बात करनी है उत्तर प्रदेश की मृदा। तो जब भी किसी स्टेट की मृदा हम पढ़ेंगे तो स्टेट की मृदा में मैप मैंने आपको हमेशा बताया है कि मोटे तौर पर मृदा को दिखा दीजिए। जहां पे भी प्रश्न पूछा जाए तो मोटे तौर पर आप मृदा को दिखा जरूर दीजिए। मृदा को दिखाने के लिए मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं, आप एक आउटलाइन मैप लीजिए, और आउटलाइन मैप यूपी का, यूपी मैप आउटलाइन, आप ये मैप हमेशा ये अपने पास रखिए और कोशिश करिए कि इसमें आप जो भी लिखें उसको दिखाएं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे जो आपका आंसर है वो बहुत रिच हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिच हो जाएगा। इससे आपको ये मान के चलिए कि जो मार्क्स मिलने होंगे वो आपके बढ़ जाएंगे मार्क्स। तो इसको हमेशा किसी भी यूपी के क्वेश्चन में यूपी के आउटलाइन मैप को आपको जरूर डालना है। अगर आपने इसको डाला तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ जिंगा लाला, यानी आपके नंबर जो है वो जिंगा लाला। मोटे तौर पर जब नदियों को हमने पढ़ाया था तो आपको मैंने बता दिया था कि कौन कौन से मैदान, जैसे हमने गंगा के मैदान के बारे में बात की थी, तो वहां पे मैदानी जो मृदा होगी वो कैसी मृदा होगी? जलोढ़ मृदा होगी, होगी या नहीं होगी? जहां पर आप साउथ में चले जाएंगे जहां पे थोड़ा सा जल का अभाव है, वहां की मृदा कैसी होगी? वहां की मृदा कैसी होगी? वहां पे आपको लाल मृदा मिल जाएगी, एक प्रवृत्ति पाई जाती है। तो अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप फटाफट इतनी चीजें तो मैप में दिखा ही सकते हैं कि जहां पर ये गंगा यमुना का पूरा मैदान है, ये पूरा एरिया है, यहां पर तो ये मृदा पाई ही जाएगी। यहाँ पर आप जलोढ़ मृदा तो ऐसे दिखा ही सकते हैं। आपको कुछ नहीं पता है, आपको यहाँ पे देखना भी नहीं है कौन से जिले क्या है, मोटे तौर पर आपने दिखा दिया। ये ट्रिक सीखिए। इस ट्रिक से ये होगा कि आपके क्वेश्चन कभी छूटेंगे नहीं, और कोई भी बहुत सही लिख के नहीं आता है। लगभग सही और मैक्सिमम सही लिखने की बात होती है। अगर आप इस डर से आंसर ही लिखना नहीं शुरू करेंगे कि सब कुछ तो बिल्कुल नाप तौल के करना है एक एक इंच, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जहां पे जलाभाव होगा तो जलाभाव में मृदा कैसी पाई जाएगी? मोटे तौर पर आप उसको भी दिखा दीजिए कि लाल प्रकार की मृदा यहाँ साउथ में मिलेगी। आपको कुछ नहीं पता है, जलोढ़ इधर दिखा दिए, लाल इधर दिखा दिए, थोड़ा बहुत गलत भी होगा तब भी मार्क्स मिल जाएगा। मैप में इतना तो करना है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस तरीके से आपकी पूरी मृदा तैयार हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब मृदा के वर्गीकरण की बात आती है तो वर्गीकरण एक सामान्य सा हो जाता है। जलोढ़ मृदा, एक मृदा यहां पर होती है जलोढ़ मृदा, दूसरी होती है लाल मृदा, तीसरी मृदा होती है लवणीय और क्षारीय मृदा। ये तीन तो आप एक सामान्य सा वर्गीकरण कर देते हैं।
लेकिन वास्तव में अध्ययन की दृष्टि से पूरे यूपी की मृदा को बांटा जाए तो कई और प्रकार भी आपको मिलेंगे और कई अन्य तरीके की मृदाएं भी आपको मिलेंगी। तो यूपी की मृदा पढ़ते समय आप इस वर्गीकरण को कभी फॉलो मत करिए, है ना। ये मैंने आपको बताया, जब बिल्कुल आपको कुछ ना आता हो तो काम चलाऊं तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसको फॉलो मत करिए। मेरे हिसाब से आपको फॉलो इसको करना चाहिए। यूपी की मृदाएं अध्ययन की दृष्टि से 6 प्रमुख वर्ग इसके निर्धारित किए गए हैं। और ये कौन कौन से वर्ग हैं? इसमें पहला है भाबर क्षेत्र की मृदा। आंसर लिखते समय इसका उपयोग आप कीजिएगा। ये आप कह सकते हैं एक डायग्राम है, एक माइंड मैप है, एक फ्लो चार्ट है, जैसे भी आप इसको, जो चीजें जहां पे दिखा सके, तो इन सारी चीजों का उपयोग आप सम्मिलित तौर पे करिए। सारे आंसर्स में कोई जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाएं, सारे आंसर्स में कोई जरूरी नहीं है कि फ्लो चार्ट बनाएं, ऐसा कुछ आप ड्रॉ करें, लेकिन जहां पे गुंजाइश है वहां पे जरूर करें। आप बीच में लिख दिए अध्ययन की दृष्टि से 6 प्रमुख वर्ग होते हैं मृदाओं के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें पहला है भावर क्षेत्र की मृदा। याद आपको केवल इतना रखना है, यही केवल याद रखना है और इसी से पूरा आंसर आपका हो जाएगा। बाकी मृदा को परिभाषित करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 1.5-2 लाइन में अगर आप लिख दे रहे हैं तो उससे आपका काम बन जाएगा, आसानी से काम चल जाएगा, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी यही सब लिखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश की मृदा के प्रकार बताइए, उत्तर प्रदेश की मृदाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा जाता है, तो आप ऐसे ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज और साथ में पूछी गई, संरक्षण वगैरह भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो पहली है भाबर क्षेत्र की मृदा। मैंने आपको भाबर क्षेत्र जब बताया था तो यूपी के मैप में आप इसको दिखाइए, ये यूपी का मैप और भाबर क्षेत्र की मृदा यहां पर जब आपको दिखाने को कहा जाए तो आप क्या दिखाएंगे? 1 मिनट। भाबर क्षेत्र की मृदा जो शिवालिक वाली बेल्ट है, यहां पे बिल्कुल यूपी का उत्तरी, यहां पर ये जो शिवालिक वाली बेल्ट है, यहां पे उत्तर साइड में आप जाएंगे, शिवालिक का जो गिरपत प्रदेश है, तो उसके समांतर एक पेटी पाई जाएगी। उस समानांतर ये पेटी पूरी या आप बेल्ट कहिए, पट्टी पूरी जो पाई जाएगी, यहां पर भाबर क्षेत्र की मृदा मिलती है। हिमालयी जो नदियां होती हैं, ये हिमालयन रिवर यहां से निकलती हैं और ये नदियां यहां पर आके निक्षेप जमा करती हैं, यहां पर निक्षेपण होता है। आप इधर से शुरू करेंगे, सहारनपुर से, बिजनौर से शुरू करेंगे और वहां से, यानी सहारनपुर और बिजनौर के पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से ये आपको मिल जाएंगे। सहारनपुर और बिजनौर ये जो एरिया है, यहां पर आपको मुख्य रूप से ये मिल जाएंगे। ये पूरी बेल्ट इधर है और यहां पर ये जो भाबर वाली मृदा है, ये मुख्य रूप से यहां पे विकसित आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि निक्षेप अभी हो रहा है और अभी शिवालिक से नदियां नीचे उतरी ही हैं, तो यहां पर ये जो मृदा होती है, इसमें कंकड़ पाए जाते हैं, पत्थर छोटे छोटे पाए जाते हैं, ककड़ीली पथरीली प्रकार की मृदा होती है। और ये कंकड़ पत्थर जब टूटते हैं तो साथ साथ में यहाँ पे बालू भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बालू पाया जाता है। लेकिन ये बालू महीन नहीं होता है, ये काफी मोटा बालू होता है। भाबर क्षेत्र में वनस्पतियों की अगर हम बात करें तो यहां पे जब वनस्पतियां पाई जाएंगी तो वो झाड़ियां पाई जाएंगी। बहुत हरी भरी कोई वैसी वनस्पति नहीं मिलेगी, यहां पे झाड़ियां पाई जाएंगी। और क्योंकि ये ककड़ीली पृथ्वी मृदा है तो इनकी जो झाड़ियों की जड़ें होंगी, तो जड़ें कम गहरी होंगी, बहुत नीचे तक इसमें नहीं जाएगी, बहुत कम गहरी होंगी। कैल्शियम इसमें पाया जाता है। बहुत ज्यादा अगर आप कहें कि ये उपजाऊ होती तो नहीं, कृषि के लिए ये अनुकूल नहीं होती है। कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम इसमें पाया जाता है। इतना अगर आपको जानकारी है तो इतनी जानकारी के आधार पर आप भाबर वाली मृदा के बारे में लिख सकते हैं। कौन कौन सी जानकारी हमने बताई, यहीं पे नोट कर लीजिए। शिवालिक का नोट्स बनाना सीखिए। गिरपदीय क्षेत्र
यानी कि यहां पर एक इसकी पेटी पाई जाती है। सहारनपुर और साथ में बिजनौर, जहां पर ये मिलती है। एक इंफॉर्मेशन यहीं पर नोट करिए, कंकड़, पत्थर, मोटे बालू, कृषि के अनुकूल नहीं। आगे मैं बोलता जाऊंगा, आप अपने हिसाब से नोट कीजिएगा। कृषि के अनुकूल नहीं, और वनस्पति के तौर पर यहां पे क्या मिलता है? झाड़ियां। वनस्पतियों के तौर पर यहां पे झाड़ियां मिलती हैं। इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो आपका आंसर बिल्कुल रिच माना जाएगा, 80% नंबर वाला माना जाएगा। ज्यादा ज्यादा एक चीज और नोट कर दीजिए, इसमें कैल्शियम जो है वो पाया जाता है। कृषि के अनुकूल तो नहीं होती है, लेकिन कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। अगली मृदा जो यहां पे दी हुई है, जलोढ़ मृदा। मैंने पहले भी कैटेगरी आपको बताई थी, लेकिन इस कैटेगरी से आप लिखेंगे तो आपका बहुत सही उत्तर बन जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मृदा का समूह है वो जलोढ़ मृदा का समूह है, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के बारे में आपने भारत में जब पढ़ा था तो पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं यहां बता दे रहा हूं, आपका वहां भी काम चल जाएगा। पूरब से आप शुरू करेंगे पश्चिम तक, या पश्चिम से शुरू करेंगे पूरब तक, तो पूर्व से पश्चिम तक पूरा मैदानी जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, ये पूरा मैदानी इलाका है ना, ये यहां पर आपको जलोढ़ मृदा का विकास पाया जाएगा। एक निश्चित पैटर्न पे इसको दिखा दीजिएगा। लाई कहां से जाती है? यहां पे कौन सी नदियां बहती हैं? यहां पे गंगा प्लस उसकी गंगा की सहायक नदियां, इनकी जो सब्सिडीज हैं उनसे ये बहा के लाई जाती है मृदा। जो सहायक नदियां हैं उनसे बहाकर लाई जाती है। जब ये नदियां अपने पूरे उफान पर होती हैं तो जलोढ़ मैदान जो विकसित होते हैं, कई बार वहां पे बाढ़ की भी स्थिति आ जाती है ना। और जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में एक नवीन परत का विकास यहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नवीन परत का विकास यहां पर हो जाता है। समतल भूभाग है, पूरा प्लेन है, और प्लेन में इसकी एक परत ऐसे जम जाती है। यहां पे जो मृदा भाबर और तराई क्षेत्र की मृदा थी, इसके बगल में एक तराई बेल्ट भी पाई जाती है, भाबर के बगल में, आपने पढ़ा ही होगा। तो उससे यहां पर जब आएंगे तो कण महीन होते हैं। यहां पे जो कण होते हैं वो महीन कण पाए जाते हैं। यहां की जो मृदा होगी वो बहुत ककड़ीली पथरीली नहीं होगी, यहां पे महीन बारीक कण पाए जाते हैं, अच्छी विकसित मृदा होती है। और वहां पे गहराई कम पाई जाती थी, यहां पे मृदा की गहराई भी ज्यादा पाई जाएगी। परत दर परत इनका जमाव ज्यादा होगा, तो परत दर परत जमने के कारण गहराई पाई जाएगी। पोटास, चूना इसमें पाया जाएगा, संपन्न होती है इस मामले में। लेकिन एक बहुत जरूरी तत्व है नाइट्रोजन। जरूरी तत्व है ना नाइट्रोजन, जरूरी है फास्फोरस। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस ये यहां पर नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन नहीं मिलता है, फास्फोरस नहीं मिलता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें नहीं पाया जाता है। दूसरी एक चीज और है, जीवाश्म अगर कहा जाए तो जीवाश्म का भी इसमें अभाव पाया जाता है। तो ये तो मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। तो अगर यहां पे खेती करनी है तो इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन का प्रयोग आपको करना पड़ता है। नाइट्रोजन आप मिलाएंगे तभी आपको अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी फसल, अच्छी पैदावार तभी मिलेगी। तो इसका उपयोग करना पड़ता है। बात समझ में आई? इसका उपयोग करना पड़ता है। तो पोटास और चूना, इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो आप आसानी से इतना इसका आंसर लिख देंगे। ये जो मृदा है सभी प्रकार के फसलों के लिए अनुकूल है। जलोढ़ में एक प्रकार भी होता है, अगर पुराना और नवीन के आधार पर इनका विभाजन किया जाए
तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। जलोढ़ में उतनी विशेषताएं लिखिए और इसको दो, एक करिए इसको बांगर और दूसरा यहां पर कर लीजिए खादर। तो जो बांगर और खादर है इसमें अंतर क्या होता है? जो पुराने जलोढ़ के मैदान है, जहां पे जलोढ़ निक्षेप पुराना है, जहां पे स्थान ऊंचा है, हर साल वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, रंग उसका गहरा हो जाता है, मोटे मोटे कण पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत मोटे। तो ये जो मृदा होती है ये बांगर मृदा कही जाती है, जहां पर हर बार बाढ़ का पानी पहुंचता है, हर बार इसका नवीनीकरण हो जाता है, अपेक्षाकृत महीन कण पाए जाते हैं, अपेक्षाकृत ये कम निचाई, कम ऊंचे स्थान पे पाए जाते हैं, कम ऊंचाई वाले स्थानों पर इनका विकास होता है। तो इनको क्या कहा जाता है? खादर मृदा कह दिया जाता है। इनका रंग गाढ़ा होता है, खादर का रंग क्या होता है? हल्का होता है, हर बार धुल दिया जाता है ना। खादर उपजाऊ ज्यादा होती है, बांगर उपजाऊ कम होती है। खादर में लगभग सभी प्रकार की फसलें आसानी से हो जाती हैं। ठीक है। एक मृदा आपकी यहां पे देखिए, तराई क्षेत्र की मृदा। तराई जो पूरी बेल्ट है, जो तराई पूरी बेल्ट है, तो तराई क्षेत्र की मृदा भी एक कैटेगरी है ना। तराई क्षेत्र की मृदा को भी आपको पढ़ लेना चाहिए। तराई क्षेत्र की जो मृदा है ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती है, जो ये क्षेत्र है यहाँ वाला। तो अगर मैप में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका भाबर पाया गया, तो भाबर के जस्ट बाद में ये जो यहाँ पर लगा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर आप, चलिए मैं इसको दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ। अगर ये भाबर है ये वाला एरिया, तो यहाँ पर ये देखिए इसके जस्ट बगल में, अगर जस्ट इसके साइड में आए तो यहाँ पर उसके साउथ में ये तराई वाला, तराई क्षेत्र की ये मृदा होगी। ये मृदा क्या हो जाएगी? तराई क्षेत्र की मृदा हो जाएगी। तराई क्षेत्र की जो मृदा है भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, और यहाँ पर भी निक्षेपण नदियों के द्वारा ही होता है, उन्हीं के निक्षेपण से, उनके द्वारा लाए गए महीन कणों से ये बनी होती है। और ये जो तराई क्षेत्र की मृदा है इसमें दो विशेषताएं इसकी ध्यान रखिएगा। तराई वाले में यहां पे नोट कर लीजिए, ये यहां पे नाइट्रोजन और जीवाश्म ये पाया जाता है। यहां पे नाइट्रोजन और जीवाश्म इस वाली मृदा में पाया जाता है, जबकि जलोढ़ मृदाओं में ये नहीं पाया जाता है। ये जो मृदा है ये नमी युक्त मृदा होती है अगर कहा जाए तो, बिल्कुल सही बात है। कंकड़ पत्थर इसमें नहीं पाए जाते, भाबर में पाए जाते हैं। यहां पर कंकड़ पत्थर नहीं पाए जाते, यानी कि ये कंकड़ पत्थर विहीन होती है। नमी की मात्रा तराई में पाई जाती है तो नमी युक्त मृदा होती है। तराई में नमी बहुत रहती है, इसलिए कहा जाता है तराई क्षेत्र में मच्छर भी बहुत पाए जाते हैं। ये जो पूरी बेल्ट है तराई वाली, आप देखेंगे इधर लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, इधर चले जाएंगे फिर आगे अब बस्ती, गोरखपुर, तो ये पूरी एक बेल्ट है। तो इस बेल्ट में आपको ऐसी मृदा मिलेगी, कंकड़ पत्थर वहां पे नहीं होगा, है ना। और यहां पर ये सिल्ट की समस्या, महीन तत्व जाके नदियों में गाद के तौर पर जम जाते हैं, तो ऐसी नदियां बार बार बाढ़ का कारण बनती हैं, बाढ़ का कारण बनती है। यहां की जो मृदा है इसको कई बार आप देखते होंगे एक कैटेगरी दोमट मृदा, दोमट मृदा, दोमट मृदा के नाम से भी इसको जाना जाता है, दोमट मृदा। ठीक है। अब इसको फिर और आगे वर्गीकृत किया जाता है और इसको दोमट मृदा जो होती है, दोमट मिट्टी को कहीं पर सिकटा कहा जाता है। एक शब्द इसके लिए यूज होता है, सिकटा। क्या शब्द है? सिकटा। एक शब्द होता है करवाल, एक शब्द होता है सिकटा है, करवाल नहीं, करियाल, करियल, करियल कहा जाता है। ये स्थानीय भाषा में ये नाम रखे जाते हैं। और एक शब्द है ढनका। तो ये सब इसके नाम है, जो तराई क्षेत्र की मृदा है इसके स्थानीय नाम है, ये लोकल नेम है। ये मृदा काफी उपजाऊ होती है, ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पर अनाज का या
गन्ने का, कहीं कहीं कपास का, ये सब उत्पादन किया जाता है, आसानी से उत्पादन हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर चावल, गन्ना, गेहूं, बाकी अन्य फसलें सब उत्पादित की जाती हैं। चलिए अब इधर आते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, थोड़ी थोड़ी विशेषताएं ऐसे सबके बारे में आप नोट करते चलिए, आपका आंसर बिल्कुल रिच हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। चलिए अब एक मृदा देखते हैं, और ये मृदा है अरावली मृदा। कौन सी मृदा है? अरावली मृदा। जो अरावली मृदा है, अरावली मृदा, अरावली रेंज की बात करें तो आप उधर जाएंगे वेस्ट में, आगरा के पास, ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर आप आएंगे तो आगरा के पास ये वाला एरिया, तो आगरा के पास वाले एरिया में आपको अरावली मृदा का विकास मिल जाएगा, आगरा जिले में आपको मिल जाएगी। इस मृदा की सबसे खास बात होती है, एक तो यहाँ पर एक शब्द आ से अरावली, आ से आगरा। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अरावली मृदा है, अरावली मृदा रेड कलर की होती है ना, इसका जो रंग होता है वो रेड, रेड फोर्ट है ना आगरा में, ऐसे याद रखिए, रेड कलर इसका होता है, रेड कलर की मृदा होती है। यहां पर जो नदियां हैं, चंबल है, चंबल नदी यहां पर है ना, और चंबल के साथ में उनकी सहायक नदी, उन्हीं के द्वारा इस क्षेत्र में मृदा के विकास में नदियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो उसी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, ये लाल रंग जो है यहाँ पर जो मिला हुआ है इस मृदा में, लाल कलर ये दिखेगा आपको मृदा में, तो ये इन्हीं के द्वारा ये लाया जाता है। ठीक है, अब एक यहाँ पर क्षेत्र बचता है आपका बिंद क्षेत्र वाली मृदाएं। तो जो बिंद क्षेत्र की मृदाएं हैं, जो बघेल खंड, जो विंध्याचल पठार है ना, आप ऐसे याद करिए, विंध्याचल पठार, तो विंध्याचल पठार, या आप कह सकते हैं जो बघेल खंड का एरिया है, बघेल खंड का, तो यहां पे डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा मिर्जापुर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको मिल जाएगा सोनभद्र, आपको मिलेगा प्रयागराज, ये मिलेगा ना। उधर आप जाएंगे तो एक आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा चंदौली, चंदौली। इन क्षेत्रों में इस मृदा का विकास, बाकी देखिए जलोढ़ मृदा कई जिलों में पाई जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप इसको लिखिए यहां पर। इसका कलर भी रेड होता है और येलोइश होता है, येलो कलर का, तो रेड और येलो ये इसका रंग होता है। यहां का जो ये रेड कलर पाया जा रहा है, येलो कलर पाया जा रहा है, इस कारण से आप कह सकते हैं कि इसमें फेरस, लोहा मिलता है, लौह तत्व इसमें पाए जाते हैं, साथ में आपको एल्युमिनियम इसमें मिल जाएगा। लेकिन ये तो पाया जाएगा लोहा एल्युमिनियम, नाइट्रोजन आपको नहीं मिलेगा, है ना, फास्फोरस आपको नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, फास्फोरस आपको नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें नहीं मिलेगी आपको, फॉसिल्स, जीवाश्म इसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, स्थानीय स्तर पर इसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, एक बार पूछा भी गया था कहीं से, भोंटा मृदा, भोंटा, तो भोंटा इसका स्थानीय, ये लोकल नेम है, जो बिंद क्षेत्र की मृदा है उसका लोकल नेम है भोंटा, भोंटा कहा जाता है, भोंटा। ये पूरा जो क्षेत्र है, तिलहन, दलहन, खास करके मोटे अनाज, मोटे अनाज प्लस तिलहन प्लस दलहन, है ना, चना, जौ, बाजरा, रागी, तिलहन, दलहन, इन सब के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हो गया, यानी ये बघेल खंड वाला पूरा क्षेत्र हमने कर लिया। अब बाकी बचा बुंदेलखंड का एरिया, तो चलिए बुंदेलखंड को देखते हैं। बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र में
जो मृदा है वो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का अपक्षय हुआ था। बुंदेलखंड में जो मृदा है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें, ग्रेनाइट और नीच के अपक्षय से आग्नेय व कायांतरित चट्टानें, ग्रेनाइट व नीच का अपक्षय हुआ था। तो इसी से इनका विकास हुआ है, ये इन्हीं से विकसित हुई हैं जो बुंदेलखंड की मृदाएं हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र पूरा है, वहां की मृदाएं। इसमें थोड़ा सा बारीकी से अगर इनको बांटें तो एक इसमें ब्लैक सॉइल आपको मिल जाएगी, काली मृदा मिल जाएगी, एक प्रकार ये हो जाएगा, और दूसरा आपको लाल मृदा मिल जाएगी, दूसरा प्रकार आपका ये हो जाएगा। दो प्रकार की ये मृदाएं आपको मिल जाएंगे। रेगुर मृदा का नाम सुना है आपने? रेगुर मृदा, तो ये काफी यहां की जो पुरानी मृदा है वो बेसिकली काली मृदा है, इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर अच्छी तरीके से विकसित पुरानी मृदा। रेगुर मृदा की सबसे खास बात होती है कि नमी बरकरार रखने में की क्षमता इसमें पाई जाती है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जल का अभाव पाया जाता है, तो मृदा ऐसी विकसित होगी जो नमी देर तक रख सके। कहा जाता है कि इसमें अगर पानी डाला जाए तो ये फूल जाती है मृदा, और पानी डालने पे फूलेगी, और अगर सूख जाएगी तो टूट जाती है। जो काली मृदा होती है उसकी सबसे स्वतः जुताई वाली मृदा होती है, सबसे खास बात यही होती है कि वो सूखने पे ऐसे टूट जाती है। कैल्शियम को पाया जाता है इसमें, ठीक है, और उपजाऊ होती है, उपजाऊ मृदा पाई जाती है। बस इसमें पानी की कमी वहां पे होती है, तो पानी जलापूर्ति की बात हमने की थी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए बहुत सारे प्लान बनाए गए, परियोजनाएं चलाई गई। पोटेशियम मैग्नीशियम भी इसमें होता है, पोटेशियम मैग्नीशियम भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस की कमी पाई जाती है। यहां पर जो काली मृदा है उसको एक दो नाम और हैं इसके, एक माड़ कहा जाता है और एक है कावर। क्या कहा जाता है? माड़ और कावर, ये दो नाम और इसके हैं, जो यहां पे स्थानीय लेवल पे ये दो प्रकारों में इसको विभाजित कर दिया जाता है। तो माड़ काली जो मृदा होती है इसमें जीवाश्म तत्व पाए जाते हैं, बारीक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी होती है, उच्च स्तर पे जीवाश्म तत्वों की इसमें प्राप्ति होती है, और इतनी बढ़िया ये मृदा होती है कि माड़ काली मृदा में किसी भी तरीके के उर्वरक की जरूरत नहीं पड़ती है। हमीरपुर, झांसी, बांदा, इसको दिखाइए यहां पे पूरा, हमीरपुर, झांसी, बांदा, ये पूरा एरिया दिखाइए, यहां पे माड़ काली मृदा मिल जाएगी। मैप साथ में लेके चलना है आपको, हमेशा आंसर में मैप आपके पहले चलना चाहिए। जालौन, ये पूरा क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र होगा ऐसी मृदा में कपास की खेती होगी, कपास के लिए अच्छी मृदा ये मानी जाएगी। और जो काबर मृदा होती है, जो दूसरी है कावर, है ना, काबर जो इसको काबर या काबर लिख दीजिए, काबर काली मृदा। काबर काली मृदा थोड़ी सी हल्की होती है, उससे भूरे रंग की होती है, और अपेक्षाकृत माड़ की अपेक्षा इसके कण जो होते हैं काबर के, इसके कण मोटे होते हैं। इसके कण क्या होते हैं? मोटे कण होते हैं। बांदा, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, ये पूरे एरियाज आप दिखाइए जहां पे काबर पाई जाती है, चिपचिपापन पाया जाता है, सूखती है, टूटती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है। ये भी काली मृदा हम देख रहे हैं, टूट जाती है, टुकड़ों में बढ़ जाती है।
तो बुंदेलखंड की एक काली मृदा ये हो गई। बुंदेलखंड की दूसरी मृदा है ये लाल मृदा। कैसी मृदा है? लाल मृदा। नाम इसका रखा गया लाल मृदा, तो यानी कि ये देखने में लाल लगती है, लगती होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसके भी दो प्रकार आप कर सकते हैं। एक आप कर सकते हैं परवा या पड़ुआ, इसको कहा जाता है परवा मृदा, इसी का नाम, या फिर पड़वा मृदा भी होता है, पड़वा मृदा। और दूसरा प्रकार है राकर मृदा। दूसरा क्या प्रकार है? राकर मृदा। तो जो परवा मृदा है ये बलुई मिट्टी और चिकनी मिट्टी का मिश्रण होती है, इसीलिए इसको बलुई दोमट कहा जाता है। बलुई प्लस चिकनी, तो ये दोनों पाई जाती है, तो इसीलिए इसको दोमट नाम दिया गया। कैसा दोमट? बलुआ दोमट, बलुई दोमट मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। लाल पीला रंग थोड़ा सा इसका मिलेगा आपको, जालौन, हमीरपुर, बुंदेलखंड के कई और क्षेत्रों में ये आसानी से मिल जाएगी। और इसमें मृदाओं में आप ये कह सकते हैं कि अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए तो ये भी उपजाऊ मृदा होती है। इन मृदाओं में गेहूं, चना, बाजरा ये सब हो जाता है, लेकिन बस सिंचाई करनी पड़ेगी। भाई बुंदेलखंड क्षेत्र में पहले ही मैंने बताया आपसे कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव, सिंचाई करनी पड़ेगी। दूसरी मृदा है रॉकर मृदा। रॉकर मृदा, तो रॉकर मृदा जो है ये थोड़ा सा भूरे रंग की होती है। ये वाली क्या होगी? ये रेड कलर की होगी थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा भूरे रंग की, डार्क हो जाएगी, है ना, डार्क हो जाएगी। ठीक है, यहां पर इसका रंग भूरा हो जाता है। इसका रंग जो पाया जाता है वो भूरा रंग पाया जाता है। पारगम्य मृदा है, इसमें ये अम्लीय मृदा है। एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, अम्लीय मृदा है, पारगम्य है, वाह करके लिख दीजिए, पारगम्य है। पानी एक इस तरफ से उस तरफ पार कर जाएगा, छिद्र होते हैं। मृदा में पारगम्यता का गुण होता है। पोटास पाया जाता है, फास्फोरस और नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, पोटास पाया जाता है। पोटास पाया जाता है और फास्फोरस व नाइट्रोजन ये नहीं पाया जाता है। पोटास पाया जाता है अच्छी मात्रा में, है ना। कहीं कहीं ये आपको मिलेगी मोटी, तो उसको मोटी राकर बोल देंगे, और दूसरा कहीं पे पतली राकर मिल जाएगी। तो मोटी और पतली दो प्रकार की ये राकर मृदाओं में भी इसको विभाजित हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मृदाएं हुई जो मुख्य भाग है, इसी को दिखाइएगा। बाकी आपको ना आ रहा हो तब तो आप काम चला सकते हैं, नहीं तो आपको विभाजन जब करना होगा तो आपको 6 ये प्रमुख वर्गों में बांटना पड़ेगा। 6 वर्गों में बांट के इसको दिखाइए। तो ये आपका देखिए एक माइंड मैप तैयार हो गया। अगर इतना आपका ये तैयार है तो आपको आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी ही जानकारी आपको चाहिए, और साथ में मैप। जो चीजें आप मैप में दिखा दीजिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपने मैप में नहीं दिखाई हैं उसको आप लिखिए। नेक्स्ट सेशन में अभी और बचा है इसके मृदा के। अभी हमने ये मुख्य तो आपको प्रकार बता दिए, लेकिन कुछ क्षेत्रीय मृदाएं भी हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में उत्तर प्रदेश की अन्य मृदाएं देखेंगे, जो छोटे छोटे वो हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबी ना हो, उनको देखेंगे। इनको देखने के बाद में हमारी जो क्लास होगी उसके अंतर्गत हम मृदाओं की समस्याएं, फिर उनके संरक्षण के उपाय, इनको देख के इस क्लास को समाप्त करेंगे। और साथ में मैं क्वेश्चन भी इसमें आपको नोट कराऊंगा, तो इसको करिए। और बाकी जो मैंने आपसे कहा कि आप आंसर राइटिंग करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस जितनी अच्छी आपकी होगी, अब जैसे ढूंढ मृदा किसे कहते हैं? ढूंढ मृदा, भाट मृदा, भूर मृदा, मॉड मृदा, मांट और बंजर मृदा, टर्सेरी मृदा। तो ये सारी मृदा आपसे टिप्पणी में पूछी जा सकती हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपसे बनाए जा सकते हैं। ये क्षेत्रीय मृदाओं के तौर पर पूछा जा सकता है ना, कि छोटे छोटे भागों में जो उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय मृदाएं छोटी छोटी, छोटा छोटा हिस्सा पाया जाता है, बहुत बृहद पैमाने पे नहीं।
ठीक है, तो उनको भी आपको जानना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू सो मच।